एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं वो है इंग्लिश, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बेसिकली जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया होता है। एक है इंग्लिश लिटरेचर, दूसरा है हमारा इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश लिटरेचर में बेसिकली हम लोग स्टोरीज़, कंपोजिशन, पोएम्स वगैरह पढ़ते हैं, और इंग्लिश ग्रामर को हम इंग्लिश का सोल यानी कि आत्मा भी कह सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर क्या चीज़ होती है, चलिए उसको जान लेते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, जो ग्रामर है हमें भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, शुद्ध रूप में लिखना एवं शुद्ध बोलना सिखाती है। इंग्लिश ग्रामर क्या है, इसमें अंग्रेजी भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध बोलना सिखाया जाता है। जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है उसके 5 पार्ट्स होते हैं, जिनके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जो हमारा पहला पार्ट है वो है ऑर्थोग्राफी का। इसके अंतर्गत हमें लेटर्स का ज्ञान कराया जाता है, यानी कि लेटर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, कौन से लेटर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें ऑर्थोग्राफी के थ्रू पता चलती हैं। बेसिकली जो हमारे लेटर्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला है वॉवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट। जो वॉवेल्स होते हैं बेसिकली वॉवेल्स हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें इंक्लूड किए गए हैं A, E, I, O, U। बाकी जो कॉन्सोनेंट होता है इसमें आप वॉवेल्स को छोड़ दीजिए, बाकी के जितने भी बचे हुए लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट में हम इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। वो क्या है कि जो आपका कॉन्सोनेंट में वाई और डब्ल्यू यूज़ हुआ है उन्हें हम सेमी वॉवेल्स में इंक्लूड करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वॉवेल्स के 3 पार्ट्स हैं, एक वॉवेल्स है, सेमी वॉवेल्स हैं एंड कॉन्सोनेंट है। सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो है एटिमोलॉजी का। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति तथा शब्दों के स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है। वर्ड्स कहाँ से क्रिएट किए गए हैं, कहाँ से, किस जगह से, किस सब्जेक्ट से लिए गए हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनका ओरिजिन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको एटिमोलॉजी में मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है सिंटेक्स का। एक सेंटेंस में शब्दों को उचित एवं सही क्रम में रखना सिंटेक्स कहलाता है। यानी कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें किस वर्ड को कहाँ पे रखना है और उनका कैसे मीनिंग अच्छे से निकलेगा किसी भी सेंटेंस का, वो सारी चीज़ें आप सिंटेक्स के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन को हम विराम चिन्ह भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य को सही रूप तथा अर्थ देने के लिए पंक्चुएशन का प्रयोग करना सिखाया जाता है। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे या क्रिएट करेंगे आगे चल के, तो उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं। लास्ट जो पार्ट है हमारा वो है प्रोसोडी का। प्रोसोडी का अभिप्राय उस विधा से है जो कविता की रचना करना सिखाता है। यानी कि प्रोसोडी के थ्रू हम लोग पोएम्स को क्रिएट करना सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं लेटर, जिसे हम हिंदी में अक्षर भी कहते हैं। लेटर क्या होता है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके लेटर कहलाती है। यानी कि ये हमारे इंग्लिश की एकदम स्मॉल यूनिट होती है, इसको हम और डिफरेंट पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेट, जिसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेज़ी में कुल 26 लेटर्स होते हैं। इनके संपूर्ण समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी कि यही जो लेटर हैं जिन्हें हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं, अगर उन्हें हम एक ग्रुप में अरेंज कर देते हैं, एक समूह में बना देते हैं, तो उन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड। वर्ड क्या है, वर्ड लेटर्स का वह समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। यानी कि जब भी हम कोई वर्ड बनाएंगे तो वर्ड कैसे बनाएंगे, लेटर्स के ग्रुप को बनाएंगे और उससे हम वर्ड बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी लेटर हमने इकट्ठा कर लिया, जोड़ दिया तो वो वर्ड हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम कोई लेटर्स को ग्रुप में करके वर्ड बनाते हैं तो उस वर्ड का एक मीनिंग भी होना चाहिए, तभी वह ग्रुप एक वर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट आता है सिलेबल। सिलेबल क्या चीज़ होती है, A word or a part of word which consists of a vowel sound is known as syllable। यानी कि अगर कोई भी शब्द है या किसी भी शब्द का पार्ट है, उसको बोलने में हमें वॉवेल्स का साउंड आता है, यानी कि जब भी हम उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वॉवेल का साउंड निकल रहा है, तो उन्हें हम सिलेबल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैट हो गया, पेन हो गया, डॉग, यूज़फुल, इंग्लिश, प्रॉफिट, इम्प्रेशन, एक्सेट्रा।
इन सब वर्ड्स को जब भी हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इसमें हमें वॉवेल्स के साउंड सुनने को मिल रहे हैं, इसीलिए इन वर्ड्स को हम सिलेबल में इंक्लूड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे फ्रेज़ यानी कि वाक्यांश। अब वाक्यांश क्या होते हैं? ऐसे शब्दों के समूह को फ्रेज़ कहते हैं जो अपूर्ण अर्थ प्रकट करता है, अर्थात अर्थ की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं होती है, इसमें कर्ता एवं पूर्ण क्रिया नहीं रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ड या वो ग्रुप ऑफ वर्ड को हम फ्रेज़ कहते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी एक सेंटेंस टाइप का है बट वो कंप्लीट नहीं है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो हम उन्हें फ्रेज़ के अंदर रखते हैं। इसमें कर्ता जो भी होता है और जो क्रिया होती है वो क्लियर नहीं पता चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द प्रिंसिपल विद हिज स्टाफ केम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो भी सेंटेंस एक तरह से इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसमें जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ा गया है वो एक तरह से क्लियर सेंटेंस नहीं बना रहा है। मतलब क्लियर अगर हम सिर्फ द प्रिंसिपल को ले लें या विद हिज स्टाफ ले लें तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक तरह से मीनिंग नहीं क्रिएट कर रहे। जब हम इन छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ रहे हैं तब जाके ये एक तरह से सेंटेंस बन रहा है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इनको ही हम फ्रेज़ कहते हैं जिनकी एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लॉज, जिसे हम उपवाक्य भी कहते हैं। जब कोई लॉन्ग सेंटेंस कई शॉर्ट सेंटेंसेस से मिलकर बनता है तो ये छोटे वाक्य ही क्लॉज कहलाते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी वॉज कैरिंग अ बास्केट। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक सेंटेंस इधर दिया गया है और एक ये सेंटेंस दिया गया हुआ है। तो अब क्या है, ये दोनों ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। तो आप यहाँ देखिए इसी छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ के एक लॉन्ग सेंटेंस बना दिया गया है जो कि है आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल हु वॉज कैरिंग अ बास्केट। तो ये जो लॉन्ग सेंटेंस बनाया गया है इन छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस बनाए गए हैं। तो ये जो छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस हैं इन्हें ही हम क्लॉज कहेंगे। यानी कि आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड शी वॉज कैरिंग अ बास्केट, ये दोनों ही हमारे क्लॉज कहलाएंगे जिन्हें जोड़ के एक लॉन्ग सेंटेंस को क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि हिंदी में वाक्य कहे जाते हैं। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह जो निश्चित अर्थ का बोध कराता है, सेंटेंस कहलाता है। यानी कि जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड लेंगे यानी लेटर्स से वर्ड बनाएंगे और वर्ड्स को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उन सारे वर्ड्स को एक सीक्वेंस में लगाने के बाद हमें एक कंप्लीट सेंटेंस मिल जाता है, एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस मिल जाता है, तो उन्हें ही हम सेंटेंस कहते हैं। जब भी हम जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाएंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इकट्ठा करेंगे तो उनका एक क्लियर मीनिंग होना चाहिए। अगर वो मीनिंगलेस हैं तो वो सेंटेंस के अंदर नहीं रखे जाएंगे। हमेशा सेंटेंस की एक क्लियर कट मीनिंग होनी ज़रूरी होती है। सेंटेंसेस के हमारे दो पार्ट होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु आदि के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस है जिसके बारे में बात की जा रही होगी उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कविता डज़ नॉट ओबे हर टीचर्स। तो यहाँ पे कविता के बारे में बात की जा रही है, इसलिए कविता हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिंकी डज़ नॉट नो हाउ टू स्विम। तो अब पिंकी जो है हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट के अंडर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे डज़ नॉट नो हाउ टू स्विम इज़ अ प्रेडिकेट। एक और पार्ट आता है हमारा सेंटेंसेस में, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज़ गवर्न्ड बाय अ वर्ब और प्रीपोजिशन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि एक तरह से ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है जिसे वर्ब और प्रीपोजिशन गवर्न करते हैं। इसके भी 3 काइंड होते हैं। एक है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जब भी हम किसी की बात डायरेक्टली कर रहे होंगे तो वहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो हिम। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली बात की हुई है उसके हिम के बारे में, तो जो हमारा हिम है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्टली अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव हर द प्राइज़। तो जो हर है यहाँ पे वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन।
सिट विद देम, तो देम हमारा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हुआ। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनके 6 काइंड्स होते हैं या 6 टाइप्स होते हैं, यानी कि जो भी सेंटेंसेस हम बनाते हैं 6 तरीके के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फिफ्थ है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और सिक्स्थ है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। चलिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी आगे जान लेते हैं। पहला जो था हमारा वो है असर्टिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंसेस को हम निश्चयात्मक वाक्य भी कहते हैं, यानी कि इसमें किसी भी बात को साधारण ढंग से कहा जाता है। सिंपल वे में अगर कोई भी सेंटेंस बना हुआ है, सिंपल उसकी मीनिंग निकल रही है, तो उन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे कि असर्टिव सेंटेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं, पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? इसके अंतर्गत स्वीकारात्मक वाक्य आते हैं, इसके अंदर स्वीकारात्मक वाक्य आते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल से यहाँ देख सकते हैं, हरी राइट्स अ लेटर, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसके अंतर्गत नकारात्मक वाक्य आते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को हम नॉट के ज़रिए भी शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हरी डज़ नॉट राइट अ लेटर, तो यहाँ पे डज़ नॉट इंक्लूड हो गया है, नॉट इंक्लूड हो गया है, इसलिए इसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर रखेंगे। और ये दोनों ही सेंटेंसेस जो कि अफर्मेटिव और नेगेटिव हैं, दोनों ही सिंपल तरीके से कहे गए हैं, इसीलिए हम इन्हें असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर ही रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। इनको पहचानने का एक तरीका होता है, हमेशा सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आपको मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ हरी अ फार्मर, यहाँ क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, तो ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसे हम आज्ञासूचक वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि हो, यानी कि ऐसा कोई भी सेंटेंस आप देख रहे हो जिसमें आपको पता चल रहा हो कि कहीं ऑर्डर दिया गया है, रिक्वेस्ट दिया गया है या एडवाइस दी गई है, तो उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंदर रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिंग मी योर बुक, ये एक ऑर्डर शो कर रहा है। प्लीज़ डू इट फॉर मी, ये रिक्वेस्ट शो कर रहा है। ओबे योर एल्डर्स, ये एडवाइस शो कर रहा है। तो इसीलिए ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में हृदय की किसी आकस्मिक तीव्र भावना, यानी कि सडन फीलिंग का बोध होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अलास आई एम रूइंड, ब्रावो वेल डन, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको देखने के बाद आपको सडन फीलिंग आ जाए, मतलब आपके मन में जो पहला विचार आ जाए, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। और इन्हें पहचानने का भी एक तरीका है। इसमें इन सेंटेंसेस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स मिल जाएंगे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हैं, इसीलिए इस तीनों के तीनों सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं, यानी कि इन वाक्यों में इच्छा, ईश्वर से प्रार्थना आदि प्रकट होती है। जब भी आप कोई ऐसा सेंटेंस देखें जिसमें किसी का विश, डिज़ायर या गॉड से प्रेयर की गई हो, तो उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंडर इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग, गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो आप इन तीनों सेंटेंसेस में यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिज़ायर, कहीं ना कहीं विश और कहीं ना कहीं भगवान से प्रेयर, ये सारी चीज़ें इन सेंटेंसेस में देखने को मिल रही हैं, इसीलिए हम इन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है कंडीशनल सेंटेंस, जिन्हें हम शर्त सूचक वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त यानी कंडीशन प्रकट होता है, उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर रहते हैं। यानी कि जब भी आप कोई ऐसा सेंटेंस देखते हैं कि जिसमें कोई एक कंडीशन रख दी गई है, तो वहाँ पे हम उन सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस के अंडर इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। सेकेंड है इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास।
आप ये दोनों सेंटेंसेस को देख रहे हैं कि इफ़ लगा दिया गया है, यानी कि एक तरह से सेंटेंस में आपको कंडीशन देखने को मिल रही है, कंडीशन रख दी गई है कि अगर उसने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। तो इन सारे सेंटेंसेस में कंडीशन की वजह से इन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर रखा गया है। आगे चलते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो जो हमारे ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो 18 नंबर्स हैं। किन्हें किन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूड करते हैं, वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली यही एक तरह से आपकी ग्रामर की स्टार्टिंग कराते हैं या इंग्लिश की स्टार्टिंग कराते हैं। तो पहला हमारा है नाउन, जिसे हम संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अजय रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे जो अजय है वो हमारा नाउन हो गया। प्रोनाउन, प्रोनाउन को सर्वनाम भी कहा जाता है। यह एक प्रकार से सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड है। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम नाउन के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं या उसके स्थान पे प्लेस करते हैं, उसकी जगह यूज़ करते हैं। जैसे कि आई, माई, माइन, वी, आर, अस, यू, योर, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। ये सारे हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। रेखा हैज़ अ 10 रुपी नोट इन हर पर्स। तो यहाँ पे जो हर यूज़ हुआ है वो रेखा की जगह पे इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए जो हर है हमारा वो यहाँ पे प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। वही वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुमन सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सुमन गाना गाती है, कैसा गाना गाती है, उसकी क्या क्वालिटी है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है। नेक्स्ट हमारा है वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। यह एक प्रकार से सेइंग वर्ड है। सब्जेक्ट के संबंध में कहने वाले शब्दों को वर्ब कहा जाता है। इसमें किसी सब्जेक्ट द्वारा किसी कार्य को किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कविता हेल्प्स हर मदर इन द किचन। तो जो हेल्प्स है हमारा वो हमारा यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। यह एक मॉडिफाइंग वर्ड है। यह नाउन अथवा प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के भावों में नवीनता प्रकट करता है। एडवर्ब मुख्यतः एडजेक्टिव, वर्ब या किसी एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है। एग्जाम्पल श्वेता रीड्स दिस बुक हरिडली। तो जो हरिडली है यहाँ पे वो हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, जिसे हम संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं। यह गवर्निंग वर्ड है। यह शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पूर्व आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। जैसे कि किन्हें किन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे इन हो गया, इनटू है, ऑन है, अपॉन, बिटवीन, बिहाइंड, फ्रॉम आदि। ये सारे टाइप के जो वर्ड होते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। तो जो बाय है हमारा वो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया है। नेक्स्ट हमारा है कंजक्शन, जिसे हम संयोजक भी कहते हैं। यह एक कनेक्टिंग वर्ड है। यह शब्द किन्हीं दो वर्ड्स अथवा दो सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शब्द या शब्द युग्म आते हैं, जैसे कि एंड, बट, और, ईदर और, नीदर नॉर, बिकॉज एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स हमारे कंजक्शन कहलाते हैं, जो किसी भी दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है पिंकी इज़ अगली एज वेल एज इल टेम्पर्ड। तो ये जो दो सेंटेंसेस है, पिंकी क्या है, अगली है और इल टेम्पर्ड है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम हमारे एज वेल एज ने किया है। तो जो एज वेल एज है ये हमारा कंजक्शन हो गया है। लास्ट हमारा जो बच गया है वो है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या चीज़ होती है वो देख लेते हैं। यह वह शब्द है जिनका यूज़ किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन इमोशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो या अचानक से कोई इमोशन आ रहा हो, तो वहाँ पे हम उन वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ओह आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये सडन फीलिंग है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ पे यूज़ किया गया। यहाँ पे फीलिंग क्या आ रही है, इमोशन और सॉरो आ रहा है।
यानी कि दुख की बात इन्होंने यहाँ पे दिखा दी। अचानक से दुख हो गया क्योंकि उसके पास उसका पर्स नहीं था, वो लाना भूल गई थी। तो क्या हो गया, ये सारे क्या कहे जाएंगे, हमारे इंटरजेक्शन कहे जाएंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश या इंट्रो चैप्टर, पहला चैप्टर इंग्लिश का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत जाना है इंग्लिश ग्रामर के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।